राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो डीएसएसबी टीजीटी फीमेल का शिफ्ट 1 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2021 में जो हुआ था, जिसमें हमने 50 प्रश्न देख लिए थे। आगे के हमें 50 प्रश्न देखना था, तो चलिए शुरू करते हैं। 50 तक हो गया था, 51 नंबर से शुरू करते हैं। प्रश्न है कि अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय आपको पता है शब्द के अंत में लगता है, तो अंकुर मूल शब्द है, अंकुर में इत प्रत्यय लगा है तो अंकुरित बना है। तो अंकुरित, अंकुर प्लस इत। फिर है 52 नंबर में कि कौन सा शब्दालंकार है। रूपक, अतिशयोक्ति, उपमा, श्लेष। तो शब्दालंकार श्लेष है, क्योंकि रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति ये तीनों अर्थालंकार हैं। तो ध्यान देंगे, श्लेष शब्दालंकार है। 53 नंबर में देखिए क्या दिया है कि विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है, मतलब विद्वान क्या है। तो विद्वान गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान देंगे, विद्वान गुणवाचक विशेषण है। फिर है डाकिया। डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए क्या होगा। तो डाकिया का बहुवचन डाकियाँ, या पे चंद्र बिंदु लग जाएगा तो डाकियाँ हो जाएगा। 55 नंबर में आते हैं मनोगत। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो मनोगत का होता है मनः प्लस गत। मनः प्लस गत मिलेगा तो मनोगत बनेगा। 56 नंबर में आते हैं कि किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है। परि, परा, प्रति, प्र। तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का? प्रति। तो प्रतिकूल में प्रति लगा है। प्रहार में प्र लगा है, पराजय में परा लगा है, प्रसर्ग में प्र लगा है। फिर महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो महिमा में इमा। महिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है? इमा प्रत्यय। तो ध्यान देंगे, महिमा, इमा। 58 नंबर के क्वेश्चन में दिया है कि रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध हैं। तो रूढ़ि और प्रयोजनवती, इनका संबंध लक्षणा शब्द शक्ति से है। किससे है रूढ़ि और प्रयोजनवती का संबंध? लक्षणा शब्द शक्ति से है। इसके बाद आगे आते हैं। दिया है कि मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले जहाँ पे अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक रूढ़ि लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। आगे आते हैं 59 और दिया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। ये कैसा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। तो जहाँ भी आ गया जिसने, जब, तब, की, वो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। रचना की दृष्टि से ये मिश्र वाक्य है। फिर है प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं शब्द शक्तियाँ। 61 में दिया है लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 2 होते हैं, जबकि विकल्प में 2 दिया ही नहीं, इसीलिए क्वेश्चन यफ हो गया। एक होता है रूढ़ि लक्षणा और एक होता है प्रयोजनवती लक्षणा। तो लक्षणा के 2 ही भेद होते हैं और प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 भेद होते हैं, गौरी एवं शुद्धा। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है 2 आँख से देखना। इसका क्या होगा? 2 आँख से देखना मुहावरे का अर्थ, तो इसका होगा भेदभाव करना। 2 आँख से देखना मतलब भेदभाव करना। फिर है रूढ़ि और प्रयोजनवती का संबंध किस शब्द शक्ति के भेद से है।
तो रूढ़ि और प्रयोजनवती ये दोनों लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। किसके? तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं रूढ़ि और प्रयोजनवती। जैसे रूढ़ि लक्षणा में दिया है कि रूढ़ि लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पे रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है। और प्रयोजनवती लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, जैसे गंगा में गांव है। 64 में दिया है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। पंक्ति में अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पैंसठ में दिया है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? सिंधी, अंग्रेजी, कश्मीरी, नेपाली। तो सिंधी, कश्मीरी और नेपाली है, लेकिन अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। फिर है अंधे के आगे रोना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अर्थ है कि व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। आप रोइए, वो देखेगा ही नहीं। तो अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। 67 में दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो ये याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को यदि जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी होनी चाहिए। फिर दिया है भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखेंगे। 69 में दिया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी? तो 22 हैं। 70 में आ जाइए। दिया है लकीर का फकीर होना। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो लकीर का फकीर होना मतलब परंपरा का अनुकरण करना। लकीर का फकीर होना, परंपरा का अनुकरण करना। 71 में दिया है अंधे घर का चिराग। अंधेरे घर का चिराग, इसका अर्थ क्या होगा? तो अंधेरे घर का चिराग मतलब इकलौता पुत्र। कहते हैं अपने अंधेरे घर का चिराग है ये, मतलब इकलौता पुत्र। इसके बाद एक मुहावरा है कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए लोकोक्ति का। तो पढ़ने पे ही लग रहा है कि कभी नाव गाड़ी पे और कभी गाड़ी नाव पे, मतलब कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। फिर दिया है कि दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार दिया गया है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। 74 में दिया है अंकुश रखना। इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो अंकुश रखना मतलब बंधन रखना। तो अंकुश रखना, बंधन रखना, ध्यान रखेंगे। 75 में दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान हैं? तो भारत के संविधान के भाग 17वें में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। किसमें? तो भाग 17 में।
76 में दिया है कि डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। किस में बोली जाती है डोगरी भाषा? तो जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है, ध्यान रखेंगे। 77 में दिया है पत्थर पे घास जमाना। इसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होगा कि न होने वाले कार्य को कर देना। पत्थर पे घास जमाना मतलब जो काम मुश्किल हो उसे भी कर देना, तो उसी को कहते हैं पत्थर पे घास जमाना। फिर दिया है कि जबरा मारे रोने ना दे। बहुत लोकोक्ति मुहावरा पूछा है कि जबरा मारे रोने ना दे। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ये अर्थ होगा कि ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। जो व्यक्ति ताकतवर है वो अत्याचार करेगा, रोने भी नहीं देगा, चुपचाप आपको सहना पड़ेगा। 79 में है कि भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, तो ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 में। 80 नंबर पे आई है और दिया है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ ये होगा कि सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना, उसे ही कहते हैं अरहर की टट्टी गुजराती ताला। मतलब अरहर की मड़ई है झोपड़ी और उसमें गुजराती ताला लगा दिए हैं, तो सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना। फिर अब आ गया गद्यांश। दिया है उक्त और अवतरण को पढ़िए और फिर उसका आंसर बताइए। तो अवतरण आइए पढ़ते हैं। क्या दिया है कि हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है। आनंद से बढ़ के बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। तो दिया है कि हंसी का विशेषण क्या बनेगा? तो हंसी का विशेषण बनेगा हंसमुख। क्या बनेगा? हंसमुख। फिर दिया है उदास विशेषण शब्द है। उदास की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उदास की भाववाचक संज्ञा होगी उदासी। क्या होगी? उदासी। 83 में दिया है कि कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है? तो कष्टों और चिंताओं में भगवान ने हंसी दी है। फिर है डॉक्टर के अनुसार हंसी कैसी दवा है? तो डॉक्टर के अनुसार हंसी मीठी दवा है। फिर 85 नंबर में आते हैं। दिया है कि मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? तो मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु हंसी है। फिर अब दिया है काव्यांश और बोला है कि इसको पढ़िए और फिर आंसर दीजिए कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चिर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या है? तो दिया है कि अगणित शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो अगणित शब्द का समानार्थी होगा अगणनीय। क्या होगा? अगणनीय।
फिर है कि कौन धरती का पर्यायवाची नहीं है। मही, वसुधा, भू, ये तीनों है लेकिन दृग नहीं है। दृग किसका है? तो दृग आँख का पर्यायवाची है। फिर दिया है कि मजदूर हिमालय की गोद से निकाल कर क्यों लाया था? क्या लाया था? मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकाल कर क्यों लाया था? तो हिमालय की गोद से गंगा निकाल के वो इसलिए लाया था ताकि बंजर भूमि को हरा भरा किया जा सके। फिर 89 नंबर में है, मजदूर किसकी आशा नहीं करता? तो यह देवों की धरती में बसेगा ऐसी आशा मजदूर नहीं करता। बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाएं से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है कि बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना। फिर आगे आते हैं 91 और दिया है कि जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? तो वहाँ सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? सकारात्मक हस्तांतरण होता है। फिर दिया है कि भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें गैफ्रेम लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोले जाने वाली ध्वनि से मेल खाती है? तो वो है स्वनिमिक लिपि। क्या है वो? तो वो स्वनिमिक लिपि है। भाषा लिखने के लिए स्वनिमिक लिपि प्रणाली है जिसमें गैफ्रेम लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं। फिर दिया है मैट्रोनिमिक क्या है? तो मैट्रोनिमिक माता के नाम पे चल रहा परिवार का नाम, उसे ही कहते हैं मैट्रोनिमिक। तो मैट्रोनिमिक माता के नाम पे चल रहा परिवार। 94 में दिया है कि छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। फिर है कि कौन सा अधिगम गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है? तो खोलने का नियम, निकटता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम। तो अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत खोलने का नियम नहीं है। निकटता का नियम है, समानता का नियम है, निरंतरता का नियम है, लेकिन खोलने का नियम नहीं है। 96 में दिया है कि नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है जो निम्नलिखित में से सभी है, सिवाय किसके? तो सिवाय असाद्र के। तो नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है जो निम्नलिखित में से सभी हैं, सिवाय असाद्र के। 97 नंबर में दिया है कि भाषा कक्षा में रिएसिया का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। तो रिएसिया क्या होता है? रिएसिया का प्रयोग भाषा कक्षा में क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य को लाना, वही कहलाता है रिएसिया। 98 में दिया है शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा किससे संबंधित होती है? बोलने से, हंसने से, लिखने से, अध्ययन से। तो अध्ययन योग्यता से संबंधित होती है। तो शोध से ये पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता का सीधा संबंध अध्ययन की योग्यता से होता है। फिर है कि कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? कॉमेडी तो है, अति नाटक मेलोड्रामा भी है, त्रासदी भी है, लेकिन रोमांस ये नाटक का प्रकार नहीं है। रोमांस, तो रोमांस नाटक का प्रकार नहीं है। कॉमेडी, त्रासदी और अति नाटक मेलोड्रामा है। फिर 1वां प्रश्न सबसे आसान है और इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास का कि कौन सा वाक दुर्बलता का लक्षण है?
आसानी से थक जाना नहीं, ये थोड़ी है, ये तो कमजोरी है। वाक दुर्बलता का लक्षण थोड़ी है बोलने की कमी। समझने में देरी नहीं, हीन भावना नहीं, सतत बोलने में कठिनाई। यदि आपको कोई सेंटेंस लगातार बोलने में दिक्कत आ रहा है या कोई वाक्य चीज़ आपको बोलना है लगातार बोलने में कठिनाई आ रही है तो उसे कहते हैं वाक दुर्बलता। तो अब हमारा ये पेपर ख़त्म हुआ। अब अगला पेपर हम देखेंगे DSSB TGT फीमेल सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो 5/9/2021 को ही हुआ था। तो इस क्लास में इतना ही। प्लेलिस्ट बना दिया है, अब तक 3 पेपर हल करा दी हूँ, मतलब 6 क्लासें हो चुकी हैं। DSSB पेपर सॉल्व के नाम से प्लेलिस्ट है, जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में पीछे की क्लासें। चैनल को खूब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगाज बैच ज्वाइन करिए जहाँ आपको टेस्ट देने को मिलेगा, हमारी लाइव क्लास मिलेगी, पूरा आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, रिवीजन, मॉक टेस्ट, PDF टेस्ट सब कुछ कराया जाएगा। तो प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे या इस नंबर पे मैसेज करेंगे 94 52 86 93 35। सब लोग जुड़िए, फीस बहुत कम है 999, और अपने सभी दोस्त मित्रों को भी जोड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।